स्टूडेंट्स, आज का अपना यह छोटा सा सेशन इवोल्यूशन की ही सीरीज में लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म पर बेस्ड होगा, जो नीट के साथ साथ अन्य सभी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बेहद ही उपयोगी है। आइए स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइला तो हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरीज में हम किसकी बात करेंगे? देखो, अभी तक हमने कितने टाइप के इवोल्यूशन पढ़ लिए थे। मैंने आपको बताया था कॉस्मिक इवोल्यूशन, जिसमें हमने यूनिवर्स के डेवलपमेंट की बात की थी, ओरिजिन की बात की थी। फिर हमने पढ़ा था केमिकल इवोल्यूशन या इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी उसको बोला था, और मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन भी उसको बोला था। कौन सा? ऑपेरिन और हेल्डेन वाला। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिन आफ्टर ऑल कैसे हुआ उसको बताता था। फिर हमने बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ा। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में अपन ने क्या देखा कि एक सेल से एक प्रोकैरियोटिक सेल आई, फिर उस प्रोकैरियोटिक सेल से सेल लाइक स्ट्रक्चर्स का अपीयर होना, और फिर यूकैरियोटिक सेल का बनना, और यूकैरियोट से फाइनली सारी स्पीशीज का बनना। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल का देखा। फिर हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसे मैंने बोला था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये बोला था, और ओरिजिन ऑफ लाइफ अपन ने केमिकल इवोल्यूशन को बोला था। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम किसकी स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में हम लाइफ कैसे, स्पीशीज की लाइफ कैसे आई होगी, ओरिजिन कैसे हुआ होगा, उसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की। ठीक है, तो वो होगा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को समझने के लिए वेरियस टाइप की थ्योरीज दी गई थी। ठीक है, क्योंकि देखा तो किसी ने नहीं है कैसे हुआ है, तो अलग अलग इवोल्यूशनरिस्ट थे जिन्होंने क्या किया है, थ्योरीज दी है अपनी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को समझाने के लिए। तो यहाँ पर हम कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरीज जैसे कि फर्स्ट थ्योरी यहाँ पर है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक तो हम ये थ्योरी पढ़ेंगे, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। ये थ्योरी किसने दी थी बच्चों? ये थ्योरी लेमार्क नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने दी है। ठीक है, फिर आती है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन की स्टडी करेंगे, ये दी है किसने? ह्यूगो डी व्रीज ने। आगे बात करें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया है? डार्विन ने। ठीक है, इसके बाद में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी किसने दी है? हक्सले एंड डॉबहैंस्की। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। ये थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म किसने दी है? विजमान ने दी है। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज के बारे में हमें स्टडी करनी है, जो हमें आइडिया देती है कि कैसे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ। इट मीन्स कैसे, क्या उनके जेनेटिक्स में ऐसे चेंजेस आए, जीन्स में ऐसे चेंजेस आए, जिसकी वजह से फाइनली एक नई स्पीशीज का ओरिजिन हुआ। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को परिभाषित करने वाली ये कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, हाउ इवोल्यूशन, जेनेटिक इवोल्यूशन टेक प्लेसेस। जेनेटिक इवोल्यूशन कैसे होता है, ये इसको एक्सप्लेन करता है। इसी के साथ में ये एक्सप्लेन करता है किसको? ये बताता है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को। ठीक है, तो एक पॉइंट आप यहाँ पर ये भी लिख लेना, ये किसको शो करता है? ये शो करता है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओके बच्चों, नेक्स्ट चले तो हम पहले लेमार्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम डार्विन जी के बारे में पढ़ेंगे, विजमान के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे म्यूटेशन थ्योरी और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। ओके, आइए। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लेमार्किज्म की। ये लेमार्क साहब आपको दिख रहे हैं, ये एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे। कौन थे? फ्रेंच के थे। तो कुछ इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। फ्रेंच नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट क्या होता है जानते हो? प्रकृति प्रेमी, प्रकृतिविद,
इसको बोलते हैं प्रकृति प्रेमी, जो इन्वायरमेंट में, नेचर में होने वाले जो चेंजेस हैं इन सबकी स्टडी करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये नेचुरलिस्ट थे, फ्रेंच के थे। नेक्स्ट अगर इनकी बात करें तो इनका पूरा नाम क्या था, जीन बैप्टिस्टे लेमार्क, ये इनका पूरा नाम था, ठीक है। अगर इनकी बात करें इनकी बुक की, तो इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, बुक का नाम क्या था, बता सकते हो? फिलोसॉफी जूलॉजिक, ये इनकी बुक का नाम था। बुक का नाम आपको ध्यान रखना है। और ये इनका ईयर था, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इस थ्योरी का नाम क्या था, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, ये थ्योरी थी। तो इनकी थ्योरी का नाम आपको याद होना चाहिए, जो इनका प्रिंसिपल था, जो इनकी थ्योरी थी वो क्या थी, प्रिंसिपल या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। दर्शन कर लो लेमार्क जी के, ठीक है, दर्शन कर लो इनके, धोख दे लो। आगे बढ़ते हैं फिर ओके, कुछ बातें याद रह जाएगी। फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे, पूरा नाम जीन बैप्टिस्टे लेमार्क था। आगे की बात करते हैं तो इन्होंने एक बुक लिखी थी फिलोसॉफिक जूलॉजिक, जिस बुक का नाम था 1809 इसकी ईयर है पब्लिश की। और प्रिंसिपल की बात करें तो इनका एक थ्योरी था जिसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। कि ये वर्ड क्या कहता है कि जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी लाइफ में जिस चीज को एक्वायर करता है, जिस कैरेक्टर को अर्जित करता है, ठीक है, उसको वो इनहेरिट कर देता है, अगली जनरेशन में भेज देता है, ठीक है। तो कुछ पोस्टुलेट्स दी थी इन्होंने, उसकी बात करेंगे। लेमार्क ने कुछ पोस्टुलेट्स दी थी जिन्हें लेमार्क की पोस्टुलेट्स या लेमार्क की अवधारणाएं कहा जाता है। और इसमें आप देखो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, अगर अपन देखते हैं तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये देखो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या थी, ये फर्स्ट पोस्टुलेट थी बेटा, ऑर्गेनिज्म हैव इनेट नेचर ऑफ ग्रोथ। ऑर्गेनिज्म में नेचर क्या होता है, ग्रोथ करने का एक नेचर होता है जिसे लिखा है इंटरनल वाइटल फोर्स। ये पहला पोस्टुलेट था। दूसरा पोस्टुलेट है इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड, ठीक है, एनवायरमेंट की नीड और साथ में इफेक्ट क्या होगा वो, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट थी इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज, तो ये याद रखना है थर्ड पोस्टुलेट। और फोर्थ पोस्टुलेट क्या थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। ये 4 पोस्टुलेट्स थी टोटल, समझ जाएंगे आप। पहली पोस्टुलेट क्या है, आपको चारों पोस्टुलेट्स याद रखनी है। पहली है इंटरनल वाइटल फोर्स, ऑर्गेनिज्म हैव इनेट नेचर ऑफ ग्रोथ, नेचुरली उनके अंदर ग्रोथ का नेचर पाया जाता है। न्यू नीड, न्यू इन्वायरमेंट, दूसरी बात ये थी। तीसरी बात ये थी यूज एंड डिसयूज। और फोर्थ जो पोस्टुलेट थी वो क्या थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। चारों पोस्टुलेट्स आपको याद रखनी है, हो गई याद। आगे देखो वन बाय वन हम सभी की बात करेंगे। पहली पोस्टुलेट क्या कहती है कि ऑर्गेनिज्म हैव इनेट नेचर ऑफ ग्रोथ, यानी कि जीवों में वृद्धि का एक गुण पाया जाता है, जीवों में वृद्धि का गुण पाया जाता है। और ये कहाँ से आता है, इंटरनल वाइटल फोर्स से आता है। बॉडी के अंदर इंटरनल वाइटल फोर्स क्या होता है कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो अपने ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कर, अपने ऑर्गन में ग्रोथ कर सकता है, अपने ऑर्गन, कोई नया ऑर्गन को डेवलप कर सकता है। तो ये गुण मेरे खुद के अंदर है, अपनी खुद की बॉडी में है, ऐसा लेमार्क जी कहते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। तो आप लिखो ऑल ऑर्गेनिज्म हैव innate nature of growth,
सभी जीवों में ग्रोथ की एक जन्मजात गुण पाया जाता है। इनेट मतलब होता है जन्मजात, शुरू से पाया जाता है। आता कहाँ से है? बॉडी के फोर्स, जिसे बोलते हैं इंटरनल वाइटल फोर्स। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स। इस फोर्स के कारण ऐसा गुण पाया जाता है जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं, या किसी ऑर्गन को, नए ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं, या किसी ऑर्गेनिज्म ऑर्गन की साइज में ग्रोथ कर सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं। तो आप ड्यू टू इंटरनल वाइटल फोर्स दे कैन डेवलप ए न्यू ऑर्गन, नया ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं। दे कैन इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन। ये दोनों ही काम वो कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? इंटरनल वाइटल फोर्स क्या है? कि बॉडी के अंदर ऐसे कोई फोर्सेस होते हैं जिसके कारण कोई ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म में होते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? किसी नए ऑर्गन को डेवलप भी कर सकते हैं, और हो सकता है उस ऑर्गन की साइज में वृद्धि कर दे, साइज में ग्रोथ करवा दे। तो ऐसा हो सकता है। ये पहली पोस्टुलेट थी। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, न्यू नीड। लेमार्क के अकॉर्डिंग क्या है कि इन्वायरमेंट जो है, नेचर जो है, ये बदलता रहता है। सराउंडिंग इन्वायरमेंट हमेशा परिवर्तित होता रहता है, और इस इन्वायरमेंट में नई नई रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो कि सर्दी पड़ने लग गई, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, तो रिक्वायरमेंट बॉडी की क्या होगी? ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर होगा कि उनकी स्किन पर फर आ जाए, है कि नहीं? प्रीडेटर बढ़ गए तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है कि अब वो फास्ट रनिंग कैपेसिटी डेवलप कर ले, तब तो वो बच जाएगा, वरना वो नहीं बचेगा। तो सराउंडिंग इन्वायरमेंट हमेशा बदलता रहता है, और बदलते हुए वातावरण के अनुसार ऑर्गेनिज्म इन आवश्यकताओं को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? इनमें आवश्यकताएं डेवलप होती है, और इनको कंप्लीट करने के लिए वो कोई ऑर्गन बना लेते हैं। ठीक है, कोई ना कोई अडेप्टेशन शो करते हैं। ठीक है, उस इन्वायरमेंट में खुद को रखने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लिखेंगे, हाँ, तो इसमें लिखिए सराउंडिंग एनवायरमेंट इज surrounding environment is change continuously। सराउंडिंग एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, और चेंजिंग के कारण ड्यू टू चेंजिंग न्यू नीड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अराइज। ऑर्गेनिज्म में नई नई आवश्यकताएं डेवलप होती रहती है सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो क्या करता है? इन आवश्यकताओं को कंप्लीट करने के लिए, टू फुलफिल दीज नीड, इन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, टू फुलफिल दीज नीड्स, दे क्या करेंगे? अपना दे कैन इंक्रीज इन सर्टेन बॉडी पार्ट्स। अपने किसी बॉडी पार्ट को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, किसके सेंस में बात हो रही है? चेंज के सेंस में बात हो रही है। ठीक है, ये समझ आया? सराउंडिंग इन्वायरमेंट चेंजिंग है, चेंजिंग इन्वायरमेंट के कारण नई नई आवश्यकताएं डेवलप होती है, न्यू नीड्स होती है। इन नीड्स को कंप्लीट करने के लिए एनिमल क्या करता है? अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस ले आता है। किसी ऑर्गन की साइज को बढ़ा लेता है, किसी की साइज को कम कर देता है। यूज करना, यूज डिसयूज जो आगे आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या थी? यूज डिसयूज। इसके आगे लेमार्क कहते हैं थर्ड पोस्टुलेट कि जो ऑर्गेनिज्म किसी चीज को, किसी ऑर्गन को ज्यादा यूज करता है,
अगर ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ करता है, यूज़ ज़्यादा कर रहा है, तो वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है, लार्जर हो जाता है और मोर इफिशियंट, मोर पोटेंट हो जाता है। और जिसका कम यूज़ करेगा वो क्या होगा, धीरे धीरे लेस डेवलप होगा, वेस्टिजियल हो जाएगा। ऐसा लेमार्क कहते हैं। आई बात समझ में? भाई इंटरनल वाइटल फोर्स है, हम अपने आप में कोई भी ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं या ऑर्गन में चेंजेस कर सकते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कौन से चेंजेस की सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं। फिर थर्ड पोस्टुलेट दी कि अब जिसको ज़्यादा यूज़ करेगा वो तो ज़्यादा पोटेंट होगा, ज़्यादा डेवलप्ड होगा, और जिसको यूज़ नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, डेड, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, वेस्टिजियल होता होता फाइनली डिसअपियर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट आ जाएगा इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज। तो इसमें हम लिखेंगे दोज organs which are used more and more, जो ज़्यादा काम में आते हैं, ज़्यादा डेवलप होंगे, और क्या कह सकते हैं, लार्ज इन साइज में भी बड़े हो जाएंगे, डेवलप भी ज़्यादा होंगे और इफेक्टिव भी ज़्यादा होंगे, मोर एफिशिएंसी भी इनकी बढ़ जाएगी। जबकि जो ऑर्गन काम में नहीं आते हैं उनके लिए इन्होंने क्या बोला कि वो धीरे धीरे क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लिखिए दोज ऑर्गन्स विच आर नॉट यूज्ड, जो यूज नहीं आते हैं, दे कैन डेवलप एज, सीधा लिख दो, लेस डेवलप, धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, लेस डेवलप होते हैं, एंड फाइनली डिसअपियर हो जाते हैं, ओके। लास्ट पोस्टुलेट आ जाती है क्या, लास्ट पोस्टुलेट आ जाती है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सबसे लास्ट में पोस्टुलेट आती है और यही थ्योरी थी लेमार्क की, इन्हीं के पोस्टुलेट्स के बेस पर ये थ्योरी दी गई थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब लेमार्क कहते हैं कि जो कैरेक्टर्स किसी ऑर्गेनिज्म ने एक्वायर किए हैं, कि उसने कोई नया ऑर्गन डेवलप कर लिया है, यूज डिसयूज के बेसिस पर उसने कोई नया ऑर्गन डेवलप कर लिया है, तो अब वो कैरेक्टर दूसरी जनरेशन में चला जाएगा, इनहेरिट हो जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन ये इनहेरिट होता रहेगा और क्या होता रहेगा, अपनी साइज में लगातार ये वृद्धि करता रहेगा। ठीक है, ये बात कहते हैं लेमार्क। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिज्म। तो इनहेरिटेंस में आप लिखो ऑर्गेनिज्म डेवलप्स न्यू ऑर्गन, है कि नहीं बताओ, न्यू ऑर्गन, या क्या बोल सकते हैं, न्यू ऑर्गन को डेवलप करना, या यूज एंड डिसयूज, यूज या डिसयूज के माध्यम से जो हुआ उसकी बात कर लो, या न्यू ऑर्गन जो डेवलप हुआ है उसकी बात कर लो, या इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन, इनमें से कुछ भी हो सकता था ना। ये सारे these characters which are acquired by organism, they transmitted over generation to generation। ये कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते रहते हैं और इसे ही हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं।
इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। आ गई बात समझ में? ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिराफ। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जिराफ, फोर लिम्ब एंड नेक ऑफ जिराफ। ठीक है, तो यहीं पर मैं साइड में लगा देती हूं एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल है नेक एंड फोर लिम्ब साइज ऑफ जिराफ। बच्चों देखो, लेमार्क के अकॉर्डिंग क्या था, जो जिराफ था वो पहले गोट जैसे हुआ करता था, बकरी जैसा हुआ करता था। तो पहले क्या था कि आसपास में वेजिटेशन थी, हर्ब्स थी और शब्स थी। तो वो बकरियां अपना फूड क्या करती थी, वो जो गोट लाइक एनिमल था वो अपना फूड क्या करता था, हर्ब और शब्द से ले लेता था, जो कि नीचाई पर ही थे, जो कि नीचे ही थे। तो उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, पहली बात। दूसरी पोस्टुलेट क्या थी, पहली पोस्टुलेट क्या थी, इंटरनल वाइटल फोर्स। धीरे धीरे रिसोर्सेस कम होने लगे, धीरे धीरे हर्ब और शर्ब ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, धीरे धीरे ये खत्म होने लगे। तो जो फूड बचा, जो प्लांट्स बचे वो लंबे ट्री बचे, और क्योंकि ये इनकी पत्तियां वगैरह खाती थी, इनकी शाखाएं या इनके फ्रूट खाती थी, तो वो एक लेंथ वाले बचे। हर्ब और शर्ब थे वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण क्या हो गए, खत्म हो गए। तो अब एक लेंथ बची, तो फिर उस गोट ने क्या किया, अपने इंटरनल वाइटल फोर्स प्रेजेंट है लेमार्क के अकॉर्डिंग, उनके इन्नेट जन्मजात उनमें एक गुण पाया जाता है कि वो अपनी नेक साइज को या अपने किसी भी ऑर्गन की साइज को बढ़ा सकते हैं या कोई नया ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं, ऐसा तो लेमार्क ने कहा था। तो इन गोट लाइक एनिमल्स ने क्या किया होगा, अपनी फोर लिम्ब में स्ट्रेचिंग की होगी और अपनी नेक को यूं खींचने का प्रयास किया होगा। तो इन्होंने ये एक कैरेक्टर डेवलप किया कि ये नेक को स्ट्रेच करते थे, फोर लिम्ब को स्ट्रेच करते थे उन लंबी प्लांट्स की टहनियों तक पहुंचने के लिए और अपना फूड लेने के लिए। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने धीरे धीरे गोट में चेंजेस आते गए अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट बदल रहा था कि अब जो खाना पीना था वो एक लेंथ पे, एक ऊंचाई पे उनको मिल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, अपने नेक साइज और फोर लिम्ब में स्ट्रेच करते रहने के कारण धीरे धीरे ज्यादा यूज किया। पहली पोस्टुलेट अपनी साइज में चेंज कर लिया, दूसरी पोस्टुलेट एनवायरमेंट बदल रहा था तो उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेच करते गए, तीसरी पोस्टुलेट ज्यादा यूज किया तो नेक और फोर लिम्ब क्या हुआ, ज्यादा लंबे हो गए, जबकि पीछे वाले हाइंड लिम्ब पीछे के पीछे उतनी साइज के ही रह गए। तो जिराफ का आपने देखा फोर लिम्ब लंबे और हाइंड लिम्ब छोटे, और इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हाइंड लिम्ब उतने ही रह गए जबकि नेक और फोर लिम्ब क्या हो गए, लंबे हो गए। अब ये कैरेक्टर अगली जनरेशन में इनहेरिट हो गया, तो कैसे एक गोट लाइक एनिमल से एक जिराफ की स्पीशीज बनी होगी, ऐसा लेमार्क कहते हैं। ठीक है, तो ये था एक एग्जाम्पल नेक एंड फोर लिम्ब साइज ऑफ जिराफ। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, इसका दूसरा एग्जाम्पल है वेब इन डक लिम्स। अगर डक के लिम्स की बात करें, डक के अगर आप जो लिम्ब है उनकी बात करोगे तो यहाँ पर उनमें वेब पाया जाता है, क्योंकि वो पानी में रहते थे, सराउंडिंग इन्वायरमेंट में पानी था, तो पानी में अपने आप को रहने के लिए उन्होंने क्या किया, एक ऐसी वेब बना ली कि पानी उनको पीछे धकेलना पड़ता था तैरने के लिए। तो क्या हुआ, ऐसी वेब बन गई उनके हाथों में, नया ऑर्गन डेवलप कर लिया और ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने लगा। तीसरा एग्जाम्पल अगर अपन इसकी बात करें तो ईयर पिन्ना इन ह्यूमन। ये तीसरा एग्जाम्पल था कि जो ईयर पिन्ना की मसल्स है, ये ईयर पिन्ना की मसल्स ह्यूमंस में ये क्या हुई, यूज डिसयूज के आधार पर धीरे धीरे हमने इसका यूज करना बंद किया। तो पहले ये हमारे एंसेस्टर्स में ईयर पिन्ना जो था ये मूविंग था,
लेकिन जैसे हमने यूज़ करना बंद किया तो अब ये कैरेक्टर हमारे पास नहीं है। तो यूज़ डिसयूज़ के आधार पर इन्होंने एक एग्जाम्पल ये दिया। इसके अलावा और लेमार्क ने एग्जाम्पल दिए वेस्टिजियल, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया वेस्टिजियल pelvic girdle, vestigial pelvic girdle in snakes and whale। चलो इतना ही ध्यान रख लो। या डिसअपियर ऑफ लिम्स इन स्नैक, ये इसका एक एग्जाम्पल हुआ कि स्नैक्स ने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में चेंज आने के अकॉर्डिंग वो रेंगने लगे, और रेंग कर वो बहुत तेज गति करने लगे, तो हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब उनके काम ही नहीं आ रहे थे। तो जब काम नहीं आ रहे थे तो इन्होंने इनका यूज़ करना बंद कर दिया। तो स्नैक्स में पैर पहले पाए जाते थे, ऐसा कहते हैं लेमार्क, लेकिन फिर ये इनका यूज़ नहीं करते थे क्योंकि ये बिल में रहते, बिल में घुसने के लिए पैर दिक्कत कर रहे थे, तो ये रेंग कर ही अंदर जाते थे, रेंग कर ही बाहर निकलते थे। तो इन्होंने इसी को अपना लिया, इसी हैबिट को अपना लिया। तो इनके हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब किसी काम के ही नहीं थे, तो धीरे धीरे वो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, और वो रैंक कर ही, क्रॉलिंग करके ही गति करने लगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सीधा आप इसको ये ना लिख के आप लिख लो हाइंड लिम्ब, सीधा लिम्स ऑफ स्नैक्स, ये लिख लो लिम्स ऑफ स्नैक्स। तो ये भी इसका क्या हुआ, एक एग्जाम्पल हुआ। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने, इसके अलावा कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स है, जैसे मैंने आपको बताया था एमू, कीवी, डोडो, जो फ्लाइटलेस होते हैं, ये फास्ट रनिंग कैपेसिटी के होते हैं, ये उड़ते नहीं है। तो इन्होंने उड़ना क्या किया, बंद कर दिया, तो ऑर्गन्स का डिसयूज कर दिया, तो जो पंख थे वो धीरे धीरे वेस्टिजियल हो गए। अब पंख हैं तो सही, लेकिन वो उड़ने लायक नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने फास्ट रनिंग के हैबिटाट को अपनाया, फास्ट रनिंग के कैरेक्टर को अपनाया, तो फिर वो डेवलप होती गई और ये बहुत तेज दौड़ते हैं प्रीडेटर से बचने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक इसका लेमार्क का एग्जाम्पल था। कौन सा, वी कैन से, या फिर ये कह दो कि इन वेस्टिजियल विंग्स, वेस्टिजियल विंग्स इन फ्लाइटलेस बर्ड। तो जो फ्लाइटलेस है उनमें जो विंग्स बचे वो कैसे बचे, वेस्टिजियल बचे। ठीक है, ये सारी बातें लेमार्क ने बताई। ओके, आगे देखिए, ये यहां पर आपको जिराफ दिख रहा होगा, दिख ही रहा है। तो कैसे लेमार्क के अकॉर्डिंग इसकी नेक में कैसे ग्रोथ हुई है वो आप देख सकते हो। ये ओरिजिनल एंसेस्टर था, ओरिजिनल शॉर्ट नेक्ड एंसेस्टर। इसकी नेक जो थी ये कैसी थी, छोटी थी। धीरे धीरे इसने स्ट्रेचिंग करी, तो देखो फोर लिम्ब और नेक और लंबी हो गई। कीप स्ट्रेचिंग नेक, कीप स्ट्रेचिंग नेक टू रीच लीव्स, पत्तियों तक पहुंचने के लिए, हायर अपॉन द ट्री। तो पत्तियों तक पहुंचने के लिए, लीव्स तक पहुंचने के लिए कंटिन्यूसली स्ट्रेचिंग करी नेक और फोर लिम्ब में, और नेक करते करते एंड स्ट्रेचिंग करते करते इतनी लंबी स्ट्रेच हो गई। और ये क्या होगा, ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो कैरेक्टर है ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, जिसे हमने क्या कहा था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो जो कैरेक्टर इसने ग्रहण किए ये क्या किया, आगे पहुंच गए। ठीक है, तो ये थे लेमार्क। अब आती है लेमार्कवाद के आलोचक, क्रिटिसिज्म्स ऑफ लेमार्किज्म। लेमार्क के क्रिटिसाइजर्स थे, लेमार्क ने अपनी थ्योरी दे दी, कोई बात नहीं, और भी साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसके विपक्ष में कुछ अपने एग्जाम्पल्स, एक्सपेरिमेंट्स किए और बताए कि नहीं ऐसा नहीं होता, आपने ऐसा तो बता दिया लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहली बात तो ये कि कोई ऐसा इंटरनल वाइटल फोर्स बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता। पहली पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ऐसा कोई भी इंटरनल वाइटल फोर्स आपकी बॉडी में नहीं पाया जाता जिसके कारण आप किसी ऑर्गन को डेवलप कर सको या उसको बंद कर सको या उसकी साइज को कम कर सको। ऐसा कोई इंटरनल वाइटल फोर्स नहीं पाया जाता। पहला क्रिटिसिज्म क्या था, लिखिए, नो सच इंटरनल वाइटल फोर्स,
आर फाउंड इन एनिमल्स बॉडी। क्योंकि इसके लिए इसने बोल तो दिया, अरे कहना आसान होता है बच्चों, करना मुश्किल होता है। कह तो दिया कि हाँ ऐसे होता है। अब इसको अगर इनको पूछा जाए कि बताओ कौन सा है ऐसा इंटरनल वाइटल फोर्स, तो कोई हमारे पास सबूत नहीं है, ठीक है। तो फिर ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया कि आपने कह तो दिया लेकिन आप इसको प्रूव नहीं कर पाए। तो आप ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते हो, आपको उसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा, तो फिर लोग आपकी थ्योरी को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ चलो वो सही कह रहे थे ऐसा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी थी न्यू एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एनिमल क्या कर लेता है, नई अपनी न्यू एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म क्या कर लेता है, नए ऑर्गन्स को डेवलप कर लेता है। ये था चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। बट क्या ये सच है? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान है और वो ट्रैफिक में अटक गया है, अगर वो ट्रैफिक में अटका हुआ है तो हमें जनरली हम ट्रैफिक में अटकते हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमें तो फिर न्यू ऑर्गन्स की डेवलपमेंट की नीड तो होती है कि काश पंख होते तो हम उड़ के चले जाते। तो क्या ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है ना। तो ऐसा कोई इंटरनल वाइटल फोर्स नहीं है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, नई नीड आए और इनको डेवलप करने के लिए, इनको फुलफिल करने के लिए आप कुछ भी डेवलप कर लो, ठीक है। तो ये था। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू लेमार्क न्यू ऑर्गन develops due to new environment, but it do not appear new organ. For example, if a human get stuck in traffic, they can't develop wings, they can't develop wings। क्या वो विंग्स डेवलप कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है। थर्ड की बात करें, थर्ड पोस्टुलेट क्या थी, यूज डिसयूज की। तो इन्होंने बोला आप जिसको ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा डेवलप होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और जिसको कम यूज़ करोगे वो डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। फॉर एग्जाम्पल इसके विपक्ष में बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम किसकी बात करें, आइस की बात करें। आइस का आप ज़्यादा यूज़ करोगे, ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा कोई बारीकी का काम करना, चाहे तो आप टेलर को देख लो, टेलर बहुत बारीकी का काम करता है। मोस्टली टेलर्स आंखें आपको वीक मिलेगी, चश्मा लगाए हुए मिलेंगे, ठीक है। या फिर जो ज़्यादा बारीकी का काम करता है, जो आंखों को ज़्यादा यूज़ में लेता है, तो इसका मतलब उसकी आंखें ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए थी, इतनी डेवलप हो जानी चाहिए थी कि उसको आर पार भी दिखने लगे, है कि नहीं। 6x6 ही नहीं, दीवार के आर पार दिखने लगे, इतना हाईली डेवलप हो जाना चाहिए था, यही होना चाहिए था लेमार्क के अकॉर्डिंग। बट ऐसा नहीं है। ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आंखें धीरे धीरे क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ज़्यादा बारीकी का काम करते हैं, ज़्यादा फ़ोन देखते हैं, ज़्यादा कंप्यूटर देखते हैं, तो धीरे धीरे नंबर्स पावर इंक्रीज होते जाते हैं। हार्ट की बात करें, अगर हार्ट ब्लड पंप करता है, तो ये कह रहे हैं जो ज़्यादा काम करता है, तो फिर हार्ट 70-80 साल के जो आदमी हैं उनके अंदर तो हार्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करना चाहिए था। लेकिन हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे 50-60 क्रॉस करते हैं हार्ट एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, है कि नहीं। हार्ट धीरे धीरे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और कि धीरे धीरे तभी तो बीपी हाई की प्रॉब्लम और ऐसी चीज़ें आगे जाके देखने को मिल जाती है, सडनली सांस भर जाना, ठीक है, ये सब देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑर्गन्स पर ये अप्लाई भी होता है, जैसे कि मसल्स, जैसे हम ज़्यादा अगर मसल्स को काम में लेते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो मसल्स अच्छी खासी डेवलप हो जाती है। जिम विम जाते हैं तो अच्छी खासी मसल्स डेवलप हो जाती हैं, है कि नहीं। तो मसल्स ज़्यादा डेवलप हो रही है, ज़्यादा यूज़ करें तो ज़्यादा डेवलप हुआ, तो ये बात तो सही है, ये तो यूज डिसयूज को सेटिस्फाई करता है।
लेकिन बाकी की और चीजें नहीं करती है। वेस्टिजियल ऑर्गन भी इसको सेटिस्फाई करता है। जैसे जिन ऑर्गन्स को काम में नहीं लिया गया, जैसे कि थर्ड मोलर टीथ ऑफ ह्यूमन, कल मैंने बताया था, तो ज्यादा उसका कोई खास काम ही नहीं है, तो धीरे धीरे वो क्या हो गया, वेस्टिजियल हो गया। तो चलो इसको तो बात सही है, लेकिन आगे की बात करें अगर, कि जैसे कोई पहलवान है, ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट की बात करें, फोर्थ पोस्टुलेट जो क्या था, थ्योरी ऑफ एक्वायर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि जो मैंने मेरी लाइफ में एक्वायर किया है वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा। तो क्या ऐसा होगा, जैसे अगर कोई पहलवान है जिसने खूब एक्सरसाइज करके मसल्स बिल्ड कर रखी है और वो पहलवान है, तो उसका बेटा पैदा होते ही क्या वो पहलवान होगा? नहीं होगा। हो सकता है वो बहुत कमजोर हो, कुपोषित हो, मेल न्यूट्रिटेड हो, हाँ, बड़ा होकर के एक्सरसाइज करके और अच्छी खासी डाइट लेकर वो डेवलप हो सकता है, लेकिन ये जन्मजात था क्या? नहीं था। या वो पहलवान जन्मजात था क्या? अगर ऐसा होता तो पहलवानी फिर पुश्तैनी होती, ठीक है ना, हर कोई पहलवान बन ही नहीं सकता, लेकिन कोई भी बन सकता है। आप अच्छी खासी स्टेमिना बढ़ाओ बॉडी का और आप बन सकते हो, कोई भी बन सकता है, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर, सारे ही एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये नहीं बता पाया कि कौन से एक्वायर्ड कैरेक्टर, सारे ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाते, केवल जो जर्म सेल के जर्म प्लाज्म में जो चेंजेस आते हैं वो ही जाते हैं, सोमेटिक सेल वाले उस ऑर्गेनिज्म के साथ ही फिनिश हो जाते हैं। तो ये नहीं समझा पाए कि कौन से कैरेक्टर एक्वायर्ड कैरेक्टर तो है, बट कौन से, क्या सोमेटिक सेल के लेवल पर होने वाले या जर्म सेल के लेवल पे होने वाले, इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेमार्क टोटली क्या हुए? फेल हुए। तो आइए लिखते हैं। थर्ड मैंने बताया यूज एंड डिसयूज। ज्यादा यूज अगर हम करते हैं किसको, मान लो आइस को, यूज मोर, तो इसके कारण क्या होगा? आइस वीक हो जाएगी, आईसाइट जो होगी वो वीक हो जाएगी, ठीक है। अगर हार्ट पंपिंग की बात करें, हार्ट ब्लड पंपिंग, तो ये क्या है? हार्ट एलिमेंट्स, हार्ट से संबंधित बीमारियां, हार्ट एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग एज, ज्यादा हो जाती है, आजकल तो छोटी उम्र में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर तो इन दोनों पर तो ये पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, चलो ये बात तो सही है, सॉरी नेगेटिव इफेक्ट। अब जिस पे पॉजिटिव इफेक्ट डालता है अपन उसकी बात करेंगे। तो इन पर तो ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है। पॉजिटिव इफेक्ट किस पर डालता है? जैसे कि मसल्स मोर वर्कआउट, जितना वर्कआउट करोगे मोर डेवलप, उतनी ही ज़्यादा क्या होती जाएगी? डेवलप होती जाएगी, ठीक है। और तो ये मसल्स की बात हुई, और मैंने आपको बताया था वेस्टिजियल ऑर्गन, इसके लिए भी ये सही है। वेस्टिजियल ऑर्गन लाइक थर्ड मोलर टीथ ऑफ ह्यूमन। ये प्लस प्लस और माइनस माइनस अर्थ समझ रहे हो कि ये तो एक नेगेटिव बात थी कि आइस को ज्यादा यूज करे तो ज्यादा डेवलप होनी चाहिए, लेकिन वीक हो जाती है, तो ये तो इस पे अप्लाई नहीं होता है, तो मैंने इसको माइनस किया है। हार्ट ज्यादा ब्लड पंप करता है तो बढ़ती हुई एज के साथ ज्यादा पुराना होना चाहिए, तो और ज्यादा पंप करना चाहिए, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ में हार्ट एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, हार्ट से संबंधित बीमारियां देखने को मिलती है। अगर मसल्स ज्यादा वर्कआउट करे तो ज्यादा डेवलप होती है, तो ये तो ठीक था, इसको तो ये सेटिस्फाई कर रहा था, तो मैंने पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन को भी ये सेटिस्फाई करता है, ये भी मैंने पॉजिटिव लिखा है। फोर्थ इसका आ जाता है क्या? फोर्थ पोस्टुलेट क्या था? इनहेरिटेंस वाला, एक्वायर्ड कैरेक्टर का, बट कौन से कैरेक्टर होंगे वो जो इनहेरिट होंगे ये नहीं बता पाया। तो नेक्स्ट लिख लीजिए लेमार्क wouldn't explain which characters are transmitted, कौन से कैरेक्टर होंगे जो ट्रांसमिट होंगे, ये बात लेमार्क नहीं बता पाया। आगे देखिए बच्चों, आगे देखिए, यहां पर मैंने
एक एक्सपेरिमेंट शो कर रखा है, ये विजमान का एक्सपेरिमेंट है। किसका एक्सपेरिमेंट है? विजमान नाम के साइंटिस्ट थे, उनका एक्सपेरिमेंट है, विजमान एक्सपेरिमेंट। विजमान ने क्या किया? विजमान ने एक काम किया, चूहे, जैसे ही चूहे पैदा होते वैसे उसकी पूंछ काट देता, फिर चूहा होता पूंछ काट देता। 21 जनरेशन तक उसने ऐसा किया, 21 जनरेशन तक। लेकिन 22वीं जनरेशन को देखा तो क्या, लेमार्क के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? डिसयूज कर रहे हो, बार बार में हटा रहे हो, तो फिर वो एक्वायर्ड कैरेक्टर हो जाना चाहिए था। तो 22वीं जनरेशन में वो कैरेक्टर आना ही नहीं चाहिए था, या छोटी साइज का आना चाहिए था, कुछ तो होना चाहिए था, बट कुछ नहीं हुआ। तो लेमार्क की इन्होंने वाट लगा दी कि अब बता इसका जवाब दो, तो वो नहीं दे पाए। तो यहाँ पर भी एक एक्सपेरिमेंट किया विजमान ने, और ये एक्सपेरिमेंट में डिटेल में आपको कहाँ पढ़ाऊंगी? विजमान थ्योरी में पढ़ाऊंगी अलग से, ठीक है। अभी आप इतना लिख लो, विजमान कट द टेल ऑफ माइस टिल 21 generation, but no change in size of tail in 22 generation। 22वीं जनरेशन में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट एक और चीज, जैसे लड़कियों के होते ही नाक और कान छिदवा दिए जाते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, सदियों से आ रहा है कि लड़कियों को होते उनके नाक कान छिदवा दिए जाते हैं, लेकिन आज तक कभी कोई ऐसी लड़की पैदा नहीं हुई है जिसके नाक और कान पहले से ही छिदे हुए हो। एक्वायर्ड कैरेक्टर होना चाहिए था लेमार्क के अकॉर्डिंग, तो इसमें ये बात भी थी। अगर कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे किए गए कि लड़कियों को होते ही लोहे के शूज पहना दिए गए कि उनके पैरों की साइज ना बढ़े, है ना, तो ऐसा ही होगा। लेकिन क्या पैरों की साइज रुकी? नहीं रुकी, ठीक है, पैर की साइज फिर भी बढ़ती है, लेकिन लेमार्क के अकॉर्डिंग वो रुक जानी चाहिए थी। या फिर अगर बात करें कि कोई ऐसा मेल है जो क्लीन शेव रखता है, दाढ़ी मूछ जैसे आती है हटा के आ जाता है, आती है हटा के आ जाता है, तो क्या उसके ऐसा बच्चा पैदा होगा? अगर वो लड़का है कि उसके दाढ़ी मूछ आए ना, नहीं होगा। तो ये सारे सोमेटिक कैरेक्टर्स हैं, इसलिए ये जा नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी लेमार्क गलत सिद्ध हुआ। एक और एक्सपेरिमेंट थे, जैसे पायने नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ड्रोसोफिला को 69 जनरेशन तक अंधेरे में रखा, ठीक है, इसकी 69 जनरेशन्स को। लेकिन जब इसको बाहर लाया गया, रोशनी में लाया गया, तो इनकी आई साइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेमार्क के अकॉर्डिंग वो अंधी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने आंखों का यूज ही बंद कर दिया था, अंधेरा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब 17th जनरेशन को लाया गया सामने, कहाँ, लाइट में, तो उनकी आई साइट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, थोड़ी बहुत भी निगेटिव नहीं हुई, जितना उनको दिखता था उतना ही वो देख रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी लेमार्क गलत प्रूव हुए, सबूत पे सबूत, और लेमार्किज्म जो था वो टोटली डिसअप्रूव्ड हुआ, ठीक है। तो एक लाइन और लिख लो आप, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, वाह। तो एक साइंटिस्ट और थे, पायने कैप्ट ड्रोसोफिला in dark till 69 generation, but no eyesight effect on them। इतनी जनरेशन में रखने के बाद भी उनकी आई साइट पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। 7th नंबर का लिख दूं, piercing of nose and ears in girls।
अरे लड़कियां मांग भरती है, मांग, तो क्या ऐसी लड़की पैदा हुई जिसकी मांग भरी हुई हो बचपन से ही, भगवान ने भर के भेजी हो? नहीं है ना। तो बतेरे एग्जाम्पल है ना, इनकी वाट लगाने के लिए एक नहीं, बतेरे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आ जाता है डार्विनिज्म। ठीक है, ये डार्विन साहब है। देखो डार्विन ने क्या बोला है, कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट दैट सर्वाइव। ना तो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है वो सर्वाइव करती है, ना ही जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती है वो सर्वाइव करती है। सर्वाइव कौन करेगा? इट इज द वन दैट इज मोस्ट अडेप्टेबल टू द चेंज। कौन सर्वाइव करेगा? जो अडेप्टेबल होगा चेंजेस के अकॉर्डिंग। वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, जिसकी क्रैनियल कैपेसिटी हमसे बहुत ज्यादा है, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और जिनकी बहुत कम है वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव कौन करेंगे? मीडियम वाले। जैसे हाइट की बात करते हैं कि 2-3 फीट के लोग जो बहुत ज्यादा छोटे, तो ज्यादा सर्वाइबिलिटी नहीं होती है उनकी, या फिर 8-10 फीट के लोग, तो वो भी सर्वाइबिलिटी किसकी देखने को मिलेगी? 5-6-7 तो ज्यादा ही मान लो, 7 तो बहुत ज्यादा ही हो जाती है, ऐसे मान लो 4 से लेके 6 के बीच तक के ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, तो वो चीज है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव। ना तो वो करती है, ना ही मोर इंटेलिजेंट करती है। कौन सर्वाइव करेगा? जो चेंजेस के लिए अडेप्टेबल होते हैं, जो अपने आप को प्रकृति के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, वो सर्वाइव ज्यादा करते हैं। ठीक है, ऐसा डार्विन कहते हैं। तो आइए डार्विन के बारे में कुछ बात करते हैं। डार्विन कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के थे, और ये भी नेचुरलिस्ट थे। ये यात्रा करते थे बच्चों, इधर उधर घूमते थे। ही वेंट टू कहाँ गए थे? ऑस्ट्रेलिया घूम के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया। और किसकी बात करें? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, ऐसी जगहों पर ये क्या करते थे? घूमते रहते थे। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका। किसके द्वारा घूमते थे? अरे घूमते थे तो कोई साधन तो होगा। किसके द्वारा घूमते थे? थ्रू हिज शिप थी उनकी, नाम क्या था? HMS बीगल। अपनी शिप के द्वारा ये इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है भाई, ठीक है। नेचुरलिस्ट थे, घूमने का शौक था, घूमते थे और वहाँ की फ्लोरा और फोना को देखते थे कि वहाँ कितनी डाइवर्सिटी है, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म वहाँ पाए जाते हैं, कैसे हैबिट और हैबिटेट में रहते हैं, क्या क्या उनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, इन चीज़ों को वो देखते रहते थे। ठीक है, क्योंकि एक नेचुरलिस्ट थे। ये कहाँ पर गए थे? गॉयस टू कहाँ गए थे? कल ही मैंने बताया था, गैलापागोस आइलैंड, जहां डार्विन की फिंच मिली थी। तो ये ऐसी जगहों पर घूमते रहते थे, इनको बड़ा शौक था कि वाह कितनी डाइवर्सिटी है। हाँ, तभी तो नेचुरलिस्ट इनको बोला गया है, प्रकृति प्रेमी इनको बोला गया है। अगर बात करें इनके ईयर की, तो ये इनका जीवन काल रहा था। ठीक है, अगर इनकी बात करें, इनकी 2 साइंटिस्ट थे बच्चों, एक तो थे थॉमस माल्थस और एक थे लायल। इन साइंटिस्ट से, इनके वर्क से जो डार्विन थे ये बहुत प्रभावित थे, और डार्विन बहुत पावरफुल थे। ठीक है ना, जो साइंटिस्ट वगैरह थे उनमें इनकी अच्छी खासी जानकारी और अच्छी खासी इनके पास पावर थी। ठीक है, तो डार्विन की अगर बात करें तो मैं कह रही थी दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस थे? 2 लोग थे, एक तो थे थॉमस माल्थस और एक थे लायल। लायल की एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। बच्चों बुक में ये बातें हैं, तो एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, और एक थे थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस की बुक थी, इन्होंने ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर वर्क किया था, और इनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑन द
प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये इनकी बुक थी। इन दोनों की बुक से, ये मैंने किसके नाम लिखे, बुक्स के नाम लिखे, लायल की बुक और किसकी बुक, थॉमस माल्थस की बुक। इन किताबों से या इनके वर्क से डार्विन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। इसके अलावा एक वेलेस नाम के साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड वेलेस, कल भी ये नाम आया था शायद, अल्फ्रेड वेलेस, क्योंकि मैंने बताया डार्विन बहुत पावरफुल थे। देखो अल्फ्रेड वेलेस जो था ये भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पर ही काम कर रहे थे, ये भी इसी चीज़ पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने जो भी देखा, जो भी फाइंड आउट किया, जो इनकी फाइंडिंग्स थी, वो एक ऐसे के रूप में लिख करके डार्विन जी को भेज दिया कि ये मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसको देखो, और ऐसी ऐसी बातें हैं जो मैंने नोटिस की है कि शायद ऐसे हुआ होगा। तो इन्होंने ऐसे दिया उनको, तो ऐसे दिया, लेकिन डार्विन ने उस ऐसे को पढ़ के क्या कहा कि अरे ये सब बातें तो मैं बहुत पहले सोच चुका था, ठीक है ना, है कि नहीं। और फिर उन्होंने क्या किया, ओरिजिन ऑफ ए स्पीशीज, नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट दिया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो डार्विन का ही नाम आता है जनरली, वेलेस का नाम भी नहीं आता है, और बुक्स में भी ब्रैकेट में मैनली डार्विन ऐसे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो वेलेस का नाम बहुत कम ही आता है, लेकिन बेचारे ये भी ठीक थे, इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स बताई, लेकिन इन्होंने क्या किया, अरे तुम कुछ अच्छी रिसर्च करो, लिख के मुझे दे दोगे कि मैम ऐसे ऐसे, चाहे भले मुझे पता नहीं, मैं क्या बोलूँगी, अरे हाँ यार ये तो मैं पहले ही सोच ली थी, क्या तो डोमिनेंट मैं हूँ, पावरफुल हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मेरा बुक छाप दूंगी और बता दूंगी कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो वेलेस के साथ ऐसा हुआ था, ठीक है ना। तो वेलेस को बहुत कम ही याद रखा जाता है, डोमिनेंटली डार्विन जी को। और देखो ऐसा हो भी सकता है कि क्या पता डार्विन ने सच्ची में कर लिया हो, भाई उस समय तो हम भी नहीं थे, तो हमें क्या पता, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्षमा चाहते हैं। तो अल्फ्रेड वेलेस वर्क ऑन was also worked on, ये भी किस पे काम कर रहे थे, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इन्होंने क्या किया, दे सेंड ए ऐसे टू डार्विन, डार्विन को इन्होंने एक ऐसे भेजा था। ऐसे का नाम क्या था, ये कौन थे, ये भी एक नेचुरलिस्ट थे। ऑल्सो दे वर्कड ऑन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पे वर्क कर रहे थे, ओके। इसके बाद में देखो ये कहाँ काम कर रहे थे, मलय आर्कीपेलेगो की जगह पर काम कर रहे थे, जिसे आज इंडोनेशिया कंट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कहाँ वर्क करते थे, मलय आर्कीपेलेगो, ठीक है। तो ये कहाँ वर्क करते हैं, वर्किंग ऑन मलय आर्कीपेलेगो, करंटली एट प्रेजेंट इसको क्या कहते हैं, इंडोनेशिया कहते हैं, इंडोनेशिया, ठीक है। यहां पर ये वर्क कर रहे थे। वेलेस ने क्या किया, वेलेस की और डार्विन की सेम थिंकिंग थी, किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को लेकर के, ठीक है ना। इनकी सेम थिंकिंग थी, ये बात भी देखने को मिलती है। तो आप एक लाइन और लिख लो, वेलेस एंड डार्विन हैव सेम थिंकिंग टू with respect to ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को लेकर के इनकी सोच जो थी वो कैसी थी, सेम सी थी, सिमिलर सी थी। ये बात कहाँ लिखी हुई है बताओ, ये बात लिखी हुई है कहाँ पे, बुक्स में। वेलेस ने क्या किया, वेलेस ने एक ऐसे भेजा, वेलेस सेंड ऐसे, ई बोला था ना आपने, टू किसको सेंड किया, डार्विन को। ऐसे क्या था, ऐसे क्या था, ऐसे का नाम लिख लीजिए ऑन द
इसका नाम था ऑन द टेंडेंसीज, ये नाम याद रखना, ऑन द टेंडेंसीज ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट indefinitely from the original type, ठीक है। ये पॉइंट कंसीडर करना कि इन्होंने एक ऐसे लिखा था और ये जो ऐसे था ये क्या था, इसका नाम क्या था, ऑन द टेंडेंसीज ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम द ओरिजिनल टाइप, ठीक है। ये ऐसे था, इसका ये नाम था। और फाइनली डार्विन ने पब्लिश किया अपनी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन को एक बुक में, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो नेक्स्ट पे मैं लिख देती हूँ फाइनली डार्विन published his observations and conclusions into a book। फाइनली एक बुक में इन्होंने क्या किया, अपना कंक्लूजन लिखा और क्या लिखा, ऑब्जर्वेशन लिखा। तो बुक का नाम क्या था, बुक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बुक का नाम ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, ये सारी बातें देखो, वापस देखो, डार्विन जो थे ये इंग्लैंड के थे। दूसरी बात, ये एक नेचुरलिस्ट थे। ये डार्विन जो थे ये क्या करते थे, इधर उधर आसपास की जगहों पर भ्रमण करते थे। इनके पास एक शिप थी HMS बीगल, जिसका नाम बहुत पूछा जाता है। ये कहाँ थे, ये साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, गैलापागोस आइलैंड पर इन पर सर्वे करते थे और वहाँ की फ्लोरा और फोना को नोटिस करते थे। इसके साथ ही दो साइंटिस्ट थे, एक तो लायल नाम के साइंटिस्ट थे, एक थॉमस माल्थस नाम के साइंटिस्ट थे। इनके कार्यों से ये बहुत ही प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। थॉमस माल्थस की एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, क्या थी, हाँ, थॉमस माल्थस की बुक थी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, और लायल की बुक थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ठीक है। इन दोनों से ये बहुत ही ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे। आगे की बात करें तो एक साइंटिस्ट और थे, अल्फ्रेड रसल वेलेस, जो कि एक नेचुरलिस्ट थे, जो कि मलय आर्किपेलागो यानी कि इंडोनेशिया में वर्क कर रहे थे, और ये भी एक नेचुरलिस्ट थे, ये भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पे काम कर रहे थे। आगे किताबों में लिखा है कि डार्विन एंड वेलेस हैव सेम थिंकिंग, दोनों की सेम थिंकिंग थी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को लेकर के इनकी सोच जो थी लगभग सिमिलर सी थी। वेलेस ने क्या किया, वेलेस ने कि क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसे लिखा और अपने जो कंक्लूजन्स थे, जो ऑब्जर्वेशंस थी, वो लिख करके उन्होंने क्या किया, डार्विन को सेंड किया। तो डार्विन ने उसको पढ़ा। उसका नाम क्या था, ऑन द टेंडेंसीज ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट इनडेफिनेटली फ्रॉम देयर ओरिजिनल टाइप। तो ये एक नाम हुआ, इस नाम से उन्होंने ऐसे भेजा और उसकी ऑब्जर्वेशन और उसके कंक्लूजन्स को डार्विन ने देखा और फाइनली अपने और उसके मिला करके उन्होंने एक बुक को फाइनली पब्लिश किया। इस बुक का नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब ये कुछ मतलब इंट्रोडक्शन की बातें थी। तो नेक्स्ट हम आ जाएंगे डार्विनिज्म। डार्विनिज्म जिसे कहते हैं, डार्विन ने भी क्या की थी, अपनी 5 पोस्टुलेट दी थी। क्या क्या इनकी पोस्टुलेट थी, सबसे पहली पोस्टुलेट थी ओवर प्रोडक्शन।
फर्स्ट नंबर। सेकंड थी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस के लिए ये स्ट्रगल करते हैं। फिर उसके बाद में आती है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, यूजफुल वेरिएशन को इनहेरिट कर दिया जाएगा। फिर फोर्थ आ जाती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा नेचुरल सिलेक्शन होगा। और लास्ट में आ जाएगा फाइनली इन सभी के कारण एक नई स्पीशीज बन जाती है। सीक्वेंस ध्यान रखनी है, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वेरिएशन, और फिर क्या आ जाएगा वेरिएशन के बाद में नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और फाइनली एक नई स्पीशीज का ओरिजिन हो जाएगा। ये डार्विन की पोस्टुलेट्स है, एक एक करके हम इनके ऊपर बात करेंगे। ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? ऑर्गेनिज्म में पहला पोस्टुलेट है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग डार्विन ये कहते हैं कि जीवों में रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बहुत होती है, हाईली पोटेंशियल होते हैं टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर हाईली पोटेंट टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गेनिज्म हाईली पोटेंट होते हैं। ये बात इन्होंने कही है। दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा संख्या में ये क्या करते हैं? अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, मैक्स टू मैक्स संख्या में। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। कैसे भाई? कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लो। तो कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि रैबिट एक बार में 6 ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है और एक साल में 4 बार कर सकता है, यानी कि एक साल में 24 रैबिट हो सकते हैं। कितने रैबिट होते हैं? और एक बार में 24 हो रहे एक इंडिविजुअल से, तो कितने हैं? बहुत है। तो ऐसा आएगा, देखते ही देखते पूरी अर्थ पे रैबिट ही देखने को मिलेंगे, या पूरी अर्थ पे माउस ही देखने को मिलेंगे। माउस का देखा था प्रेगनेंसी टाइम सबसे छोटा था, तो यही देखने को मिलेंगे। फिर और स्पीशीज कहाँ जाएगी? स्टिल पॉपुलेशन कैसी है अर्थ पे? कांस्टेंट है। एलिफेंट 2 साल में एक बेबी को प्रोड्यूस कर रहा है, पर ऐसा तो नहीं है कि एलिफेंट खत्म हो गया है, उसकी भी मेंटेनेंस है, वो भी मेंटेन है नेचर में। एक पर्ल ओयस्टर होता है जो एक बार में 100 मिलियन एग देता है, एक बार में। अगर 100 मिलियन एग एक पर्ल दे रहा है, कितने पर्ल होंगे, कितने पर्ल ओयस्टर होंगे, कितने मिलियन ऑफ एग होंगे? हमारे रहने के लिए, हमारे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं बचेगी धरती पे, इतने एग हो जाएंगे। स्टिल जो पॉपुलेशन है वो क्या है? कांस्टेंट है। बात समझ में आई? तो एग्जाम्पल्स, रैबिट प्रोड्यूस 6 ऑफस्प्रिंग in one time, and they can reproduce 4 times in a year। और पर्ल ओयस्टर की अगर बात करें, पर्ल ओयस्टर प्रोड्यूस 100 मिलियन एग्स इतने एग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और अगर अपन बात करें बच्चों, तो जैसे डॉग की बात कर लो, डॉग में भी एक बार में 6-7 बच्चे होते हैं, ठीक है। पिग में बात कर लो, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो इनॉर्मस क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। ये लिख लो, इनॉर्मस कैपेसिटी टू डू, इनॉर्मस कैपेसिटी टू डू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन करने के लिए इनके पास में इनॉर्मस कैपेसिटी होती है, हाईली पोटेंट होते हैं, ठीक है। स्टिल एक लाइन में लिखने वाली हूं, स्टिल the population on earth is constant। क्योंकि इतने डेवलप तो हो रहे,
इतने मिलियन एग तो दिए जा रहे हैं, लेकिन कितने एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं? ये ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रगल। ठीक है, स्ट्रगल के कारण बच्चों। तो नेक्स्ट आ जाता है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इनके बीच में रहने के लिए, अपने स्थायित्व के लिए, अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए इनके बीच में संघर्ष होता रहता है। आई बात समझ में? ये क्या करते हैं? आपस में संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? डिफरेंट, या हम क्या कह सकते हैं? मेंबर ऑफ ए स्पीशीज, मेंबर ऑफ ए स्पीशीज competes to member of same species और डिफरेंट स्पीशीज। है कि नहीं बताओ? एक स्पीशीज के मेंबर दूसरी स्पीशीज के या खुद ही की स्पीशीज के मेंबर से क्या करते हैं? कॉम्पीट करते हैं। किसके लिए? किसके लिए कॉम्पीट करते हैं? रिसोर्सेज के लिए। किसके लिए? फॉर रिसोर्सेज। ये कंपटीशन किसके लिए हो रहा है? रिसोर्सेज के लिए हो रहा है। रिसोर्सेज जैसे लाइक क्या हो जाएगा? लाइक फूड हो जाएगा, लाइक शेल्टर हो जाएगा, रहने के लिए, फूड के लिए, मैटिंग करने के लिए, मैटिंग करने के लिए, ये सभी क्या हो गए? रिसोर्सेज हो गए। इन सब के लिए ये लोग क्या करते हैं? इनके मेंबर्स क्या करते हैं? आपस में या दूसरी मेंबर्स के लिए क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं, लड़ाई करते हैं, कंपटीशन करते हैं। अब कंपटीशन में कौन जीतेगा? जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो पावरफुल होगा, जो प्रीडेटर से बचने के लिए फास्ट रन करता होगा। ठीक है, और जो रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकता होगा, वहीं जीतेगा। जो नहीं कर सकते, जो पुअर है, वो क्या होंगे? धीरे धीरे डेड हो जाएंगे। डेड हो गए अगर, खाना कम मिला, मैटिंग पार्टनर नहीं मिला तो प्रोजेनी नहीं बढ़ेगी, खाना नहीं मिला तो एनर्जी नहीं है, तो उनके प्रोजेनी जो होगी, जो प्रोड्यूस होने वाले बच्चे वो कम होंगे, और धीरे धीरे अगर बच्चे उनके कम है, ऑफ स्प्रिंग उनकी कम है, तो वो स्पीशीज वहां से क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। और जिसने अपने आप को पावरफुल बना लिया, जो लड़ाई करके क्या कर रहा है? जीत रहा है, वो क्या हो जाएगा? वहां पे मोर डोमिनेंट, ज़्यादा रिसोर्स मिलेगा, खाने को ज़्यादा मिलेगा, एनर्जी ज़्यादा, रिप्रोड्यूस ज़्यादा करेगा, अपनी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को बढ़ा लेगा। तो नेचर फिर क्या करेगी? उसी को सेलेक्ट कर लेगी। तो देखते ही देखते एक नई स्पीशीज के रूप में वो निकलकर सामने आएगा। ठीक है, तो ये आइडिया था। तो फूड, शेल्टर, मैटिंग, इन सब के लिए क्या हो सकता है? ये हो सकता है। स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करें तो स्ट्रगल दो टाइप से हो सकता है। स्ट्रगल तीन टाइप ले लो, तीन टाइप से हो सकता है। एक तो होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। एक होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। ठीक है, और एक होता है कौन सा? एनवायरमेंटल स्ट्रगल। इस तरीके से तीन टाइप के स्ट्रगल हो सकते हैं। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक क्या होगा? विद इन द सेम स्पीशीज के मेंबर्स, एक ही स्पीशीज के मेंबर्स में होने वाले स्ट्रगल को क्या कहेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। विद इन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज। जो कंपटीशन होगा वो किस में होगा? एक ही स्पीशीज के मेंबर्स में होगा। ये ज्यादा सीवियर होगा, ज्यादा सीवियर ये होगा या ये होगा? अरे घर की लड़ाइयां और एक बाहर वालों से लड़ाई और एक घर के लोगों से ही लड़ाई हो, ज्यादा सीवियर कौन है? घर में होने वाली लड़ाई। ठीक है ना, वो ज्यादा सीवियर है। दूसरों से रहोगी तो ठीक है, आप अपने घर में हो तो ज्यादा सीवियर नहीं होगी, गेट बंद कर लोगे लड़ फड़ के। लेकिन घर में ही रहोगे तो पूरा घर क्या हो जाएगा? बिखर जाएगा, है कि नहीं? तो इंट्रा स्पेसिफिक क्या होती है? ज्यादा सीवियर होती है, मोर सीवियर होती है। अरे इस बात को समझो, जैसे दो स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में लड़ाई हो रही है किसी रिसोर्सेज को लेकर के, तो दोनों में से कोई एक तो पावरफुल होगा,
दोनों में से कोई एक में, तो दो चीजों का कंपेयर करोगे तो कोई एक चीज तो किसी में ज्यादा अच्छी होगी, तो दूसरा उसको डरा धमका के भगा देगा, या दूसरा खुद छोड़ के चला जाएगा, ये भी तो हो सकता है। एक ऐसा हो कि एक ही स्पीशीज के मेंबर के बीच में हो रहा हो, सभी का पोटेंशियल सेम है, सभी की ताकत सेम है, सभी के कैरेक्टर सेम है, तो फिर वो क्या करेंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे, है ना, और उनमें भयंकर वाली लड़ाई होगी, तो वो ज्यादा सीवियर होगा, ठीक है ना। दो के बीच में होता है तो कोई एक जो कमजोर है वो छोड़ के चला जाएगा, या अपनी फूड चॉइस चेंज कर लेगा, वो कहेगा कि फ्रूट्स मैं खाऊंगा, जो पावरफुल, ठीक है भाई हम तो इंसेक्ट खा लेंगे, छोड़ो, है कि नहीं, बेचारा बन के वो रह जाएगा। आई बात समझ में, तो ये ज्यादा सीवियर होगा। फिर आ जाता है इस कंपटीशन बिटवीन टू स्पीशीज, दो स्पीशीज के मेंबर्स के बीच में हो तो इसे बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। दिस इज, नेक्स्ट में पॉइंट लिख रही हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, एक स्पीशीज का अराइवल होना या उसका डिपार्चर हो जाना, ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक आ जाता है एनवायरमेंटल स्ट्रगल, जैसे एनवायरमेंट में चेंज आया और डायनासोर्स जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है ना, तो ड्रॉट होना, फ्लड होना, बहुत ज्यादा सर्दी होना, बहुत ज्यादा गर्मी होना, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी एनिमल को स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत ज्यादा सर्दी हो जाए तो एनिमल स्ट्रगल करेंगे उस एनवायरमेंट के लिए। अब जो अडेप्ट कर सकता है तो वो तो जी लेगा, जो नहीं कर सकता वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो एक लड़ाई हमारी एनवायरमेंट के साथ भी रहेगी, एक स्ट्रगल वहाँ भी रहेगा जीने के लिए, जो हम भी करते ही हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, और फिर इधर उधर हम जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो एक स्ट्रगल तो रहता ही है एनवायरमेंट के साथ। बहुत ज़्यादा बारिश है तो फिर सारे काम बंद, ठीक है, घर में बैठे रहो, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो एनवायरमेंटल स्ट्रगल में आप लिखेंगे लाइक ऐसा लिख लो, एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक ड्रॉट या फ्लड कह सकते हैं, या विंटर, हैवी विंटर्स, है कि नहीं बताओ, या रेन कह सकते हैं, रेन, या लॉन्ग समर्स, या बहुत कुछ, ये सब क्या होंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे। आई बात समझ में, सेकंड पॉइंट समझ में आया, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या है। नेक्स्ट आ जाता है वेरिएशन एंड देयर ओरिजिन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वेरिएशन एंड देयर ओरिजिन। अब स्ट्रगल हो रहा है, बहुत सारी संख्या में प्रोड्यूस हुए, फिर उनके बीच में स्ट्रगल हुआ। अब स्ट्रगल के दौरान क्या होगा, जिस ऑर्गेनिज्म में, अब इन ऑर्गेनिज्म में इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएशन आएगी, अपने आप को ये चेंज करेंगे, ठीक है। तो जो ज़्यादा अपने आप को चेंज कर लेगा, नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेगा, अपने अंदर ऐसी वेरिएशंस को ले आएगा कि अब वो वहाँ पर रहने के लिए सूटेबल हो गया, तो वो होता है वेरिएशन। तो वहाँ पर विभिन्नताएं डेवलप होगी। अब आपको अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। अरे कोई टॉक्सिक माहौल है, फालतू की कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती है, आप उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, या तो आप उसके अकॉर्डिंग रहो, उन्हीं में रहो और पूरा कैरियर खराब कर लो, या आप क्या करोगे, अपने आप में ऐसे चेंजेस लेकर आओगे। वेरिएशन, व्हाट इज वेरिएशन, अपने आप में आपने ऐसा परिवर्तन कर लिया, ऐसा चेंज कर लिया कि या तो आप क्या करोगे, अनअफेक्टेड हो जाओगे कि ठीक है यार ये डेली डेली का चलता रहता है, चेंजेस आ गए आप में तो आप वहाँ पे सर्वाइव कर लोगे। नहीं कर पाए अगर आप चेंज, तो फिर आप उस माहौल से कभी भी क्या, हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही आपको रहना पड़ेगा। आप कभी भी फिर सर्वाइव नहीं कर सकते, कुछ अचीव नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में। तो वेरिएशन डेवलप होगा, स्ट्रगल आया, कंपटीशन, फूड रिसोर्सेज, इन सबके कारण कंपटीशन हुआ, स्ट्रगल हुआ, अब टेंशन प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण अब क्या होगी, वेरिएशंस आएंगी। अब वेरिएशन कौन सी, अच्छी वेरिएशन है, यूजफुल वेरिएशन है, तब तो सरवाइव कर जाएगा। और वेरिएशन आई है लेकिन ऐसी है यूजफुल नहीं है, तो फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाएगा वेरिएशन, ठीक है।
तो वेरिएशन किस वजह से आई है? इन्वायरमेंट की वजह से आई है, आइए चेंजेस की वजह से आई है। तो नेक्स्ट आ जाएगा वेरिएशन विच आर रिजल्ट ऑफ किसका रिजल्ट है? अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, के अकॉर्डिंग जो आने वाले चेंजेस है वो उसका रिजल्ट है क्या? वेरिएशन है। उसका रिजल्ट क्या है? वेरिएशन है। ये दो टाइप की हो सकती है वेरिएशन जो है, ये दो टाइप की हो सकती है। ये कंटिन्यूअस वेरिएशन हो सकती है, कंटिन्यूअस हो सकती है, और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकती है। कंटिन्यूअस वेरिएशन और एक आ जाएगा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अगर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की बात करें तो डार्विन इनके बारे में नहीं बता पाया। डार्विन कुडंट एक्सप्लेन, डार्विन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, डार्विन ने किसकी बात की थी? डार्विन ने केवल कंटिन्यूअस वेरिएशंस की बात की थी और इनको नाम दिया था कार्ल्ड डैम। क्या कहा था इनको? फ्लक्चुएशन कहा था, फ्लक्चुएशन। इनको नाम क्या दिया था? फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो ये हो गई वेरिएशन। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन होती है यही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये क्या होती है? ट्रांसमिट होती रहती है। आई बात समझ? व्हाट इज वेरिएशन? अब क्या होगा? नेक्स्ट आ जाएगा इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएंस। अब जो यूजफुल वेरिएशंस है, जो अच्छी वेरिएशंस है, वो तो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगी, और जो नहीं है वो क्या होगी? तो इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन में आप क्या बताओगे कि ये जो वेरिएशन है बच्चों, ये जो वेरिएशन है, यू कैन से द variation, the continuous variation, sorry, the continuous variation work as raw material of evolution। evolution के raw material की तरह काम करती है, रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है, और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। इवोल्यूशन किसकी वजह से होता है? म्यूटेशन, और म्यूटेशन और वेरिएशन आर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है ना, ये विभिन्नताएं ही आगे जाके इवोल्यूशन का कारण बनती है। ठीक है, तो ये किसकी तरह काम करती है? रॉ मटेरियल की तरह वर्क करती है। नेक्स्ट आप देखोगे कि जो यूजफुल वेरिएशंस होती है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे यूजफुल वेरिएशन आर ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। जो यूजफुल वेरिएशन होगी उन्हीं को क्या किया जाएगा? नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आ जाएगा सर्वाइवल ऑफ। इन्हीं वेरिएशन के कारण जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जो सबसे ज्यादा फिट होगा, वो ही क्या करेगा? नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी। तो इसी के आधार पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन दिया गया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ दिस
आगे लिख लेना पावरफुल या यूजफुल वेरिएशन। डार्विन प्रपोज्ड नेचुरल सिलेक्शन, इसी के आधार पर नेचुरल सिलेक्शन दिया गया, या आगे लिख लेना ब्रैकेट में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक ही बात है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था और नेचुरल सिलेक्शन जो था ये डार्विन ने दिया था। आगे लिख लेंगे इस बात को। नेक्स्ट आ जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कह दो या इसको क्या कह देंगे, नेचुरल सिलेक्शन कह देंगे। इसमें क्या होता है, स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए। जो सर्वाइव कर जाता है उसमें यूजफुल वेरिएशन डेवलप हो जाती है। जिसमें यूजफुल वेरिएशन डेवलप हो गई तो फिर उसे नेचर क्या कर लेगी, सेलेक्ट कर लेगी, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में आप लिख लो। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, ये लिखो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। स्ट्रगल कर रहे थे, करते करते क्या होगा, अराइज यूजफुल वेरिएशन, यूजफुल वेरिएशन डेवलप होगी तो क्या होगा, नेचर विल सेलेक्ट इट, नेचर विल सेलेक्ट दीज, इनको नेचर सेलेक्ट कर लेगी और इसी को अपन क्या बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वो क्या होगा, सर्वाइवल उसका ज्यादा होगा और यही क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है। यही इसी पे यहाँ पे आगे यहाँ भी लिख सकते हो नेचुरल सिलेक्शन। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था ना, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, लिख लेना हर्बर्ट स्पेंसर। जबकि नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, डार्विन ने। तो ये भी लिख लो डार्विन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। बच्चों जनरेशन टू जनरेशन ये यूजफुल वेरिएशन स्टोर होती जाएगी, आगे ट्रांसफर होती जाएगी और फाइनली एक नई स्पीशीज के रूप में इवॉल्व होकर सामने आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लो एक्यूमुलेशन ऑफ यूजफुल वेरिएशन, एक्यूमुलेशन ऑफ यूजफुल वेरिएशन, यूजफुल वेरिएशन होता रहेगा। कैसे हो रहा है, ओवर जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी इनका एक्यूमुलेशन होता रहेगा और फाइनली क्या होगा, फाइनली अल्टीमेटली प्रोड्यूस कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। यू कैन से अल्टीमेटली प्रोड्यूस completely new organism। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, origin of a new species। ओके, आया कि नहीं आया बताओ, सिंपल है एकदम। एक इंपॉर्टेंट बात ऑफ डार्विनिज्म, डार्विनिज्म के दो की कंसेप्ट थे, दो थे जो कि की कंसेप्ट थे, की कंसेप्ट ऑफ डार्विनिज्म। एक तो था ब्रांचिंग डिसेंडेंट, याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो था ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है, जो ब्रांचिंग डिसेंडेंट थे वो, और एक है नेचुरल सिलेक्शन। ये दो की कंसेप्ट थे डार्विन की थ्योरी के, ठीक है, दो थे जो कि क्या थे, की कंसेप्ट थे। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हो, डिसेंडेंट ब्रांचिंग डिसेंट, या डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, ये भी बोल सकते हो, एक ही बात है।
डिसेंट विद मॉडिफिकेशन क्या होता है, ये देखो, इसको अगर आप बताओ, नेचुरल सिलेक्शन तो आपको पता ही है, और आगे नेचुरल सिलेक्शन को अपन पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, तो इसकी बात नहीं करी। ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है कि एक स्पीशीज से दो स्पीशीज ओरिजिनेट हुई है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे ये एक स्पीशीज है, इससे आगे जाकर के ऐसे दो स्पीशीज बनी होगी, बी और सी। अब ये भी एक स्पीशीज है, तो इससे भी एक दूसरी स्पीशीज दो और बनी होगी, इससे भी दो। तो जब आप इसको देखोगे तो ये एक ट्री जैसा या ब्रांचिंग पैटर्न दिख रहा है, बश जैसा दिखाई देगा। जैसे ट्री होता है ना, ट्री जिसकी जड़ तो एक होती है, यहाँ कोई एक स्पीशीज है और ये ब्रांचेज ही ब्रांचेज, इससे भी दो निकलेंगी, इससे भी निकलेगी, इससे भी निकलेगी, तो ये ब्रांचिंग पैटर्न। तो ये बश और ट्री जैसा दिखाई देता है ये पैटर्न, तो हम इसको फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन कहते हैं। जैसे ये स्पीशीज ए हुआ, origin of two different species from one, तो इसको बोलते हैं क्या, डिसेंडेंट या ब्रांचिंग डिसेंट या डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, कि इसी के मेंबर्स में कुछ ऐसे चेंजेस आए होंगे जो दूसरी बनी, मॉडिफिकेशन हो गया। इसमें भी कुछ चेंजेस आए होंगे, तीसरी बनी होगी, ये भी मॉडिफाई हुआ है। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आप क्या कहोगे कि जैसे पीसेज है, पीसेज में कुछ ना कुछ चेंज आया है, और हाँ एम्फीबियंस भी बोल सकते हैं, आगे जाके एम्फीबियंस डेवलप हो गए, फिर इससे रेप्टाइल्स डेवलप हुए, रेप्टाइल्स तो है ही है, और इसके साथ में आगे एविस, और इसके साथ में आगे मैमल्स। तो ये ब्रांचिंग पैटर्न, इसको बोला था डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, ठीक है। ये कैसा दिखाई देता है, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन बोलते हैं इसको, हाँ फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन, क्योंकि ये कैसा दिखाई दे रहा है, एक ट्री की तरह दिखाई दे रहा है। ये मैंने इसके लिए लिखा है ब्रांचिंग डिसेंट या डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, इसकी बात की है। नेचुरल सिलेक्शन की बात अपन बाद में करेंगे, ठीक है। तो ब्रांचिंग डिसेंट में आप क्या लिखोगे, ओरिजिन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम वन एंसेस्टर स्पीशीज, एक एंसेस्टर स्पीशीज से दो अलग अलग स्पीशीज का बनना ही क्या है, ब्रांचिंग डिसेंट है। फॉर एग्जाम्पल दे लुक लाइक बश और ट्री, ये भी लिख देती हूं, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन कहते हैं। लुक लाइक फाइलोजेनिक ट्री कहते हैं, ठीक है, और इसे फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन कहते हैं। एक बार इसको देखो बच्चों, डार्विन के अकॉर्डिंग, देखो डार्विन के जिराफ अलग थे और लेमार्क के अलग थे। लेमार्क ने तो क्या बोला कि गोट जैसे थे, जैसे जैसे रिसोर्सेज ऊपर हाइट पर मिलने लगे वैसे वैसे उसने फोर लिम्ब को, नेक को स्ट्रेच किया वहां तक पहुंचने के लिए, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग, तो वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में गया और एक जिराफ जैसा एनिमल बन गया। जबकि डार्विन क्या कहता है कि ऐसा नहीं था, जिराफ जो था ना वो अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल थे, जिसके अंदर कुछ की नेक छोटी थी, कुछ की नेक बड़ी थी, कुछ की बहुत छोटी थी, ऐसे अलग अलग साइज नेक और फोरलिम्ब की साइज के जिराफ पाए जाते होंगे। धीरे धीरे हाइट पर गया और हाइट पर गया और हाइट पर गया, तो केवल वही सरवाइव कर पाए जिनकी नेक पहले से तो थी लंबी, केवल वही सरवाइव कर पाए, बाद में नहीं बनी है, पहले से ही थी, तो वहीं वहां पर जाके सरवाइव हो पाए। और जो छोटे वाले थे तो उन तक पहुंचा ही नहीं, तो जब उन तक खाना ही नहीं पहुंचा तो धीरे धीरे वो क्या हुआ, आइडिया क्या है इसके पीछे कि जिसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगी, जो ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा, तो जिसकी नेक लंबी थी उसको खाना पीना अच्छा मिल रहा था, खाने पीने के अच्छे रिसोर्सेज मिलेंगे तो अच्छे से वो रिप्रोड्यूस करेगा, एनर्जी लगाएगा, तो उसकी ऑफस्प्रिंग ज्यादा होगी, तो ज्यादा हाई नेक वाले प्रोड्यूस होने लग गए। और जो बेचारे कम लेंथ वाले थे वो फूड तक नहीं पहुंच पाए, तो खाना उनका मिल नहीं पाया, मैटिंग ऑप्शंस उनको कम मिल पा रहे थे क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिल पा रही थी, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रोजेनी उनकी कम आ रही है और धीरे धीरे जो है वो भी बेचारे बिना खाए पिए मरने लगेंगे। तो देखते ही देखते क्या हुआ, केवल वो ही जिराफ स्पीशीज बची जो हाई नेक वाले और फोर लिम्ब वाले थे, बाकी के सब क्या हो गए,
डिसअपियर हो गए, एलिमिनेट हो गए, ऐसा डार्विन कहते हैं। ठीक है, तो ये डार्विन के जिराफ है। इसके अकॉर्डिंग ऐसा होता है, ये देखो कितनी छोटी सी नेक दिखा रखी है। सम इंडिविजुअल बॉर्न हैपन टू हैव लॉन्गर नेक्स, कुछ ऐसे पैदा हो गए जिनकी नेक जो और भी ज्यादा लंबी थी। ठीक है, ग्रोथ टू अडल्ट, अब ये ग्रोथ होते हैं, अडल्ट होते हैं तो कुछ इतनी नेक है, किसी की इतनी नेक है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो ऐसा डेवलप होते हैं। तो देखो इनकी संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि इनको खाने के ऑप्शन ज्यादा मिल रहे हैं। फिर ये ग्रोथ करके ऐसे हो गए, फिर ये रिप्रोड्यूस करके, आपने देखा। तो तभी तो बोला पहला कंसेप्ट क्या था, ओवर प्रोडक्शन। इनमें इनॉर्मस कैपेसिटी होती है और अल्टीमेटली कौन करेगा, जिसको नेचर ने सेलेक्ट किया है। ठीक है, जिसका फिटेस्ट सर्वाइवलेबिलिटी है वही तो कर पाएगा। बाकी के क्या हो गए, ये देखो ओवर मैनी जनरेशन लॉन्गर नेक्ड इंडिविजुअल आर मोर सक्सेसफुल, ये ज्यादा सक्सेसफुल थे खाने पीने में, तो नेचर ने इन्हीं को सेलेक्ट कर लिया बिकॉज दे कैन फीड ऑन टालर ट्रीज एंड पास द लॉन्गर नेक ट्रेट इनटू द देयर ऑफस्प्रिंग। और देखते ही देखते वहां पर केवल ऐसे ही जिराफ बचे जिनकी नेक लंबी थी। तो डार्विन के अकॉर्डिंग बहुत सारी अलग अलग साइज के जिराफ थे। लेमार्क के अकॉर्डिंग गोट जैसे थे और उन्हीं में चेंजेस आता गया और एक नया बन गया, और जो गोट जैसे थे उनके एंसेस्टर थे, ऐसी बात है। तो ये डार्विन थ्योरी को बताता है। नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिसिज्म। डार्विन की भी आलोचना हुई, डार्विन को भी क्रिटिसाइज किया गया कि इन्होंने वेरिएशन 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 बोलते तो रहे, हाँ भाई ठीक है मान लिया ऐसे हुआ होगा, हाँ हाँ ठीक है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऐसे हुआ है, लेकिन सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन, इस बात को डार्विन नहीं बता पाया। सोर्स ऑफ वेरिएशन समझ में आया, वेरिएशन कहाँ से आएगी, जीन लेवल पे कुछ चेंजेस होंगे, यानी कि म्यूटेशन, जेनेटिक, हेरिडिटी, तो इन चीज़ों के बारे में डार्विन बता ही नहीं पाया। ठीक है, तो ही कुडंट एक्सप्लेन source of variation he couldn't explain about genetics and heredity। सोर्स क्या है वेरिएशन के, म्यूटेशंस, तो जीन लेवल पर तो ये गया ही नहीं, इसने बताया ही नहीं है सभी कुछ होता है। ठीक है, तो अबाउट जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी, इन चीजों के बारे में भी ये नहीं बता पाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कुछ कनेक्टिव लिंक होते हैं, तो फिर वो कैसे आए, जैसे कुछ है जो कि कनेक्टिव लिंक है रेप्टाइल और एविस के बीच में है, जैसे आपने पढ़ा आर्कियोप्टेरिक्स, तो कनेक्टिव लिंक फिर कैसे आया, इस बात को डार्विन सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ठीक है, ही हैव नो आइडिया अबाउट कनेक्टिव लिंक्स। नो आइडिया अबाउट कनेक्टिव लिंक। तो जितने भी कनेक्टिव लिंक अपन ने पढ़े इसके बारे में ये कोई बात नहीं बता पाए। रीजेनरेशन के बारे में भी ये कोई बात नहीं बता पाए। इन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को तो बताया, लेकिन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट को नहीं बता पाए। ठीक है, ही एक्सप्लेन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट but couldn't explain arrival of the fittest। arrival of the fittest, जो फिट है उसके अराइवल का क्या है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा कि जैसे कि कुछ ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे डार्विन couldn't explain origin of some organ, origin of some specific organ, some specific organ, like जैसे एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन इन इलेक्ट्रिक रेफिस, इलेक्ट्रिक ऑर्गन
इन, हाँ, इलेक्ट्रिक रे फिश। तो चलो माना कि ऐसी ऐसी बातें हैं कि भाई वेरिएशन आ जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, ये सारी बातें ठीक है, पर जब उनसे ये पूछा जाए कि ये पूछा गया कि बताओ फिर ये स्पेसिफिक कैरेक्टर जो पर्टिकुलर होते हैं किसी किसी में, तो फिर इनके आने की क्या वजह है, तो वो इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इस बात से भी यहाँ पर डार्विनिज्म क्या हुआ, गलत प्रूव हुआ। ठीक है, और जैसे कि ये रीजेनरेशन को नहीं बता पाए, दे हैव नो आइडिया ऑफ रीजेनरेशन। रीजेनरेशन तो जानते ही हो, हाँ, वापस जेनरेट हो जाना किसी लॉस्ट ऑर्गन का, तो ये कैसे आ जाता है, ये बात डार्विन नहीं बता पाए। और वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में भी डार्विन नहीं बता पाए, कुडंट एक्सप्लेन। आपको पता है लेमार्क तो अप्लाई हो रहा था वेस्टिजियल पे, कि जिसको यूज नहीं किया वो वेस्टिजियल हो गए, पर डार्विन की बात इस बात पे सूट नहीं हो रही थी। कुडंट एक्सप्लेन वेस्टिजियल ऑर्गन। तो वेस्टिजियल ऑर्गन का जो एक ओरिजिन है वो कैसे हुआ होगा, ये बात भी डार्विन नहीं बता पाए। ठीक है, ये कुछ इसके क्रिटिसिज्म्स थे। नेक्स्ट है कंपैरिजन। तो बच्चों मैंने एक कंपैरिजन का यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो थोड़ा सा व्यू देखो, लेमार्क का क्या व्यू था और डार्विन का क्या व्यू था। लेमार्क का व्यू क्या था, ओरिजिनल कैसे थे, छोटी नेक वाले थे, जो एंसेस्टर थे वो कैसे थे, एंसेस्टर जो थे, एंसेस्टर वो कैसे थे, शॉर्ट नेक्ड थे। शॉर्ट नेक्ड का मतलब क्या है, वो गोट लाइक एनिमल थे, गोट लाइक एनिमल थे। ये बात कौन कहता है, ये बात लेमार्क कहते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कीप स्ट्रेचिंग नेक टू रीच लीव, धीरे धीरे इन्होंने स्ट्रेचिंग करी, ये बातें लिखनी है आपको नोट्स में, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, एंड, हाँ अगर टेबल में बना लो, नहीं तो ऐसे लिख लो, पहले लेमार्क्स व्यू लिख लो, फिर डार्विन्स व्यू लिख लो और ऊपर ये कंपैरिजन लगा देना, ठीक है ना। तो लेमार्क के अकॉर्डिंग जो एंसेस्टर थे, छोटी नेक वाले थे, वो एंसेस्टर थे। धीरे धीरे इन्होंने स्ट्रेचिंग किया ट्रीज तक पहुंचने के लिए, कंटिन्यू स्ट्रेचिंग अंटिल नेक बिकम प्रोग्रेसिवली लॉन्ग, जब तक बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो गई तब तक इन्होंने स्ट्रेचिंग करते रहे, और फाइनली लॉन्ग नेक्ड डिसेंडेंट अल्टर मैनी जनरेशन तक फाइनली क्या हुआ, बहुत ही लंबी नेक वाले जिराफ फॉर्म्ड हो गए। ये तो लेमार्क का व्यू था। इस व्यू पर डार्विन का क्या कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट साइज नेक वाले जिराफ एक साथ रहते थे। हाँ, तो ये तो मैंने बताया ही था आपको, अल्फ्रेड रसल वेलेस नहीं तो ऐसे दिया था, पॉइंट ऑफ व्यू सारे वेलेस के ही तो थे। फिर तो दोनों को मिला करके नेचुरल सिलेक्शन की अगर बात करोगे किसने दिया है, तो डार्विन एंड अल्फ्रेड रसल वेलेस। ठीक है, हाँ, मैनली डार्विन, ब्रैकेट में मैनली, अगर ओनली ऑप्शन में डार्विन आता है तो डार्विन करना है, लेकिन डार्विन एंड अल्फ्रेड वेलेस आता है तो फिर वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डार्विन वेलेस का व्यू देखो बच्चों, जो डार्विनिज्म है ना, डार्विनिज्म, उसे डार्विन वेलेस चार्ट भी बोला जाता है। देखो डार्विनिज्म का दूसरा नाम क्या है, डार्विनिज्म कह दो या इसे वेलेस का चार्ट कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, कॉमनली इन दोनों की थॉट्स सिमिलर थी ना ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को लेके, तो कॉमनली इन्होंने बताया जाता है कि कॉमनली, लेकिन मैनली उसमें डार्विन था। ठीक है, तो डार्विन वेलेस का व्यू क्या है, ओरिजिनल ग्रुप एग्जिबिटिंग वेरिएशन इन नेक लेंथ, ये मैं यहां पर लिख देती हूं। एंसेस्टर कैसे थे, ओरिजिनल ग्रुप एग्जिबिटिंग वेरिएशन इन नेक लेंथ, नेक की लेंथ में वेरिएशंस बहुत ज्यादा थे। अब इनमें से नेचुरल सिलेक्शन किसको फेवर करता है, लंबी नेक वाले को फेवर करता है, क्योंकि रिसोर्सेज उसके अकॉर्डिंग थे। तो देखो, द फेवर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो जो फेवर्ड है वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, और ग्रेटर प्रोपोर्शन देन द शॉर्टर नेक, तो छोटे वाले नेक की तुलना में
ज्यादा कौन पाए गए? लंबी नेक वाले पाए गए, क्योंकि रिसोर्स ज्यादा खा रहे, ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा प्रोजेनी बना रहे। तो देखते ही देखते छोटी नेक वाले बहुत कम बचे और लंबी लंबी नेक वाले जिराफ पाए जाने लगे। आगे देखो, आफ्टर मेनी मेनी जेनरेशंस, बहुत सारी जनरेशन के बाद, ग्रुप इज स्टिल वेरिएबल, ग्रुप अभी भी वेरिएबल था, बट शोइंग ए जनरल इंक्रीज इन द नेक लेंथ। लेकिन ये क्या शो कर रहा था कि नेक की लेंथ में इनके इंक्रीज हो गया था। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंस है किसमें? डार्विन और लेमार्किज्म में। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस। ये आपके सामने क्वेश्चंस है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन, कौन सा सेट ऑफ ग्रुप है बताओ? ये है ना, ये रहा बी ऑप्शन, नम्बेट, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग फ्लेंजेस। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बॉबकैट तो आ गई, लेकिन फिर यहाँ मार्सुपियल मोल आ गए, है ना। यहाँ पे मोल आ गया, फ्लाइंग स्क्विरल, तस्मानियन, ये तस्मानियन आ गया। ठीक है ना, ये एक ऑप्शन है जो क्या है, सही बैठ रहा है। ओके, आगे देखो, लिस्ट मैच करना है। अडेप्टिव रेडिएशन, ये तो आप बता ही दोगे, डार्विन की फिंच थी। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या था? विंग्स ऑफ एंड बर्ड्स हो सकता है। नेक्स्ट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बताओ, ये हो सकता है बोन्स वाला। और एंथ्रोपोजेनिक कौन है? मानव जनित। तो रेजिस्टेंट वेराइटीज को सेलेक्ट करना, ये मानव जनित है। तो देखो ए का क्या आ रहा है? फोर्थ आ रहा है, ए का फोर्थ, बी ऑप्शन। ठीक है, समझ जाओगे, आगे के मैच करके देख सकते हो। नेक्स्ट देखो, करेक्ट एग्जाम्पल, ऑर्गेनिज्म विच हैव इवोल्व्ड ड्यू टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट ब्रोट अबाउट बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से लाए जाते हैं वो हर्बिसाइड भी होते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट भी होते हैं और मैन क्रिएटेड भी होते हैं। तो तीनों ऑप्शन जिसमें है वही राइट आंसर है। अरे डार्विन की फिंच तो नेचुरल था, ठीक है ना। वैसे भी इनमें से एक ही नेचुरल है, बाकी तीनों ही ह्यूमन के कारण कोज हुई चीजें हैं। तो ह्यूमन के कारण हो रही है, एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं उनको। नेक्स्ट देखो, कोई एक पॉपुलेशन है जो इन्वेड कर जाती है किसी नए एरिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, अडेप्टिव रेडिएशन के अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन है? तो क्या इसके कारण ये कहाँ जाएगी? जहाँ पे लार्ज नंबर में लोग रह रहे हैं वहां जाएगी? नहीं, वहां तो नहीं जाएगी, किसी खाली जगह पे जाएगी। ठीक है, लार्ज एरिया विद लार्ज नंबर ऑफ हैबिटाट, हैबिटाट तो बहुत है बट वेरी लो फूड सप्लाई, फूड सप्लाई कम है तो वहां क्यों जाएगी? सिंगल टाइप ऑफ वैकेंट, इसमें भी नहीं जाएगी। एरिया विद मेनी टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटाट, ऐसे में माइग्रेट करेगी। ठीक है, जहां रिसोर्सेज भी हो। आगे देखो, ऑस्ट्रेलिया मार्सुबियल प्लेसेंटल मैमल्स हैव इवोल्व्ड टू शेयर मैनी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन मेथड रेफर्ड। ऐसे इवोल्यूशन को क्या कहा जाता है? क्या इसे अडेप्टिव रेडिएशन कहा जाता है? कहा जाता है, या इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, फोर लिम्ब ऑफ कैट लिजार्ड यूज्ड इन वॉकिंग। फोर लिम्ब कैट के और लिजार्ड के वॉकिंग में काम आते हैं, वैल के और स्विमिंग में काम आते हैं, और बैट के उड़ने में काम आते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल है? होमोलोगस ऑर्गन्स के एग्जाम्पल है। अरे सभी में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना वो सब तो सेम ही था। फोर लिम्ब वाला भूल गए क्या? एनालोगस क्यों बोल रहे हो? ये देखो, फिंच गैलेपगोस आइलैंड की है अकॉर्डिंग टू। तो फूड कौन कौन से थे ये पूछा है। सीड भी थे, इंसेक्ट भी थे और ट्री बर्ड्स भी थे। कैरियन ये क्या है? ये नहीं थे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन ए गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से शुरू होता है और चारों तरफ फैल जाता है, स्प्रेडिंग इनटू द अदर ज्योग्राफिकल एरिया। इसे क्या कहते हैं? अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। नेक्स्ट देखो, किसका एग्जाम्पल है डार्विन की फिंच? अडेप्टिव रेडिएशन का। विच डज नॉट फेवर लेमार्किज्म, लेमार्किज्म के कंसेप्ट को कौन है जो फॉलो नहीं करता है? बताओ। लैक ऑफ पिगमेंट कैव ड्वेलर्स, ये सही है।
कि जो कैव ड्वेलर्स थे उनकी आंखों में पिगमेंट्स कम डेवलप हो रहे थे, ये लेमार्क को फॉलो करता है। स्नैक्स में लिम्ब अपसेंट होना, ये भी लेमार्क को, कि इन्होंने यूज नहीं किया तो लिम्ब गायब हो गए। प्रेजेंस ऑफ वेब टॉयज इन एक्वेटिक वर्ल्ड, ये मैंने बताया था डक में वेब आ गए थे, तो ये भी फॉलो करता है। मेलानिज्म पेपर मोथ, अरे ये जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, दिस इज नेचुरल सिलेक्शन, किसका एग्जांपल था? विटसन बिटुलेरिया, एक मोथ का एग्जांपल बताया था, उसी को तो बोलते हैं मेलानिज्म, मेलेनाइजेशन, कि ब्लैक हो गए व्हाइट हो गए, ठीक है ना। ये सब किसके एग्जाम्पल थे? ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल था, ना कि लेमार्किज्म का था। और नेचुरल सिलेक्शन मतलब ये डार्विनिज्म का था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये है जो नहीं है, डज नॉट पूछा था, बाकी के सारे लेमार्क से रिलेटेड है। ये मिनी मॉक के क्वेश्चन है बच्चों। अरे सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो, है ना, शाबाश। So students, if you like our effort and our content, be a part of our beautiful family. Thank you so much for watching and all the very best.